हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 16 अप्रैल 2021 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपको करा रहा हूँ, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स जैसे कि CGL प्री और मेंस, CHSL CPO MTS स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम, जो भी सब एग्जाम SSC से जुड़े हैं, इन सभी एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस करके। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटेम्प्ट यानी कि CGL 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। तो आप लोग मुझ पर रिलाय भी कर सकते हैं मैथ्स के लिए। और इससे पहले मैं आपको CGL 2019, CGL 2020, CPO 2019, CPO 2020 और CHSL 2019 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अब CHSL 2020 के क्वेश्चन हम लोग 20 मई तक खत्म कर देंगे। 24 मई से आपके एग्जाम है, तो लास्ट मोमेंट में मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि आपके पास CHSL 2021 में कौन से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में, वो सभी चीज़ों का आपको परख हो जाए। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 5 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उससे भी पहले रिजल्ट आने पे मैंने अपना फैमिली रिएक्शन का एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत मेहनत से बनाया था। और आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, वो आपसे कभी मिस ना हो। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं की जाती, बिल्कुल काम से काम की बात की जाती है। और यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाते हैं इस चैनल पर। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, वो चैनल को डैम श्योर सब्सक्राइब कर दे। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अभी मैं थोड़े दिनों में आपके सामने एक वीडियो भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं अपना स्कोर कार्ड आपको प्रेजेंट करूंगा, और अपने चैनल का 1 साल 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लाकर रखूंगा कि मैंने अपने चैनल पे क्या कराया। तो आप वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, तो ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स का PDF वहाँ डाल देता हूँ। SSC की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है, जो भी एग्ज़ाम की, चाहे उससे एक बच्चे को बेनिफिट हो, वो इतनी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं डाल देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डालता हूँ, हर तरह की इंपॉर्टेंस की चीज़ मैं डालता हूँ। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको SSC से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। साथ ही फेसबुक पे भी डालता हूँ। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसको आप ग्रैब कर सकें। आपको 2019 और 2020 के मैंने CPO, CHSL, CGL के क्वेश्चंस कराए हैं, पर 2021 से मैं सभी SSC के एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और चैप्टर वाइज मैथ्स का कोर्स भी आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 10-11 टॉपिक करा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर लेना। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया है sin थीटा की वैल्यू जो है 12/13 है। तो आपको पहली बात तो ये पता है कि sin थीटा होता क्या है, P/H। तो P क्या हो गया आपका 12, H क्या हो गया आपका 13। तो आपको पता है 5/12/13 का एक ट्रिपलेट भी होता है। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, 12 अगर परपेंडिकुलर है, तो बेस आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपने देखा कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपने देखा एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला जाएगा। फिर आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आपने देखा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 12/13। 12/13 का स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B कितना 5, H कितना 13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × 5/13, क्योंकि नीचे साइन थीटा ही बचा और ऊपर कॉस थीटा बचा हुआ है। तो कॉस थीटा कितना, अच्छा साइन थीटा बचा है ना, तो यहाँ पे 12/13 हो जाएगा। और ऊपर बचा है कॉस थीटा, और नीचे फिर बचा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा 144 - 25, 144 - 25, और नीचे जो है आपका सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर 169, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 169 होगा, इसका भी 169 × 5/13। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 24/13 और 144/169। तो आपने देखा 169 से 169 गया, 13 से 13 गया।
तो आपने देखा 114 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा, 114 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो आपको पता है कितना आने वाला है, 119। 119 इंटू 5 और 24 को अगर मैं 144 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कितना आएगा, 3456। तो आपने देखा कि ये आ गया कितना, 595/3456 आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट एट E। आपने देखा ABC एक ट्राइंगल बना लो पहले तो आप, फिर आपको बोला गया कि BC को जो ना प्रोड्यूस किया गया D तक, ठीक है, मैंने BC को प्रोड्यूस कर दिया D तक। फिर आपको बोला है कि एंगल जो है, एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है उसका जो बाइसेक्टर है, मतलब ये जो बाइसेक्टर है, और एंगल ACD का जो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ACD इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ये कहीं E पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको बोला गया कि AB जो है वो AC के इक्वल है, और उसके बाद आपको बोला एंगल BEC की आपको वैल्यू दे दी, कितनी, 35 डिग्री। आपको एक चीज़ यहाँ पे पता है क्या, कि जब भी ट्राइंगल ABC की मैं बात करूँ, BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया D तक, फिर जो एंगल ABC है और एंगल ACD है, दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर है वो जाके किसी पॉइंट पे मिलता है, तो जो एंगल वो पॉइंट बनाता है B और C के साथ, मतलब जो एंगल BEC होता है वो आधा होता है एंगल A का, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, BEC अगर 35 डिग्री है तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70, मतलब एंगल A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। ये एक फॉर्मूला होता है, सबको बताओ होगा जिसने ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक है। तो आपने देखा ये 35, ये 70। फिर आपको पता है ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू AC, तो AB अगर AC के इक्वल है तो आपको पता है दो साइड अगर इक्वल होती हैं, इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ABC जो है वो एंगल CAB के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक एंगल मैंने घटा दिया तो कितना आ गया, मतलब 180 डिग्री में से अगर मैं 70 घटा दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 110। अब 110 जो है इन दोनों एंगल का जोड़ है, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल भी है, तो 55 के दोनों एंगल हो जाएंगे, क्योंकि 110 का आधा कितना होता है, 55 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, या तो आप थीटा को इस क्वेश्चन में पुट करके देख लें, ठीक है, यहाँ तो आप इसको थीटा को पुट करके देख ले। आपने देखा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रख सकता हूँ, क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, पर 0 और 90 नहीं है थीटा की वैल्यू। तो आपने देखा कि 3 वैल्यू मुझे पता होती है, 30, 45, 60 में पुट करके देख सकता हूँ। जिसको नहीं पुट करना वो क्या करेगा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। और अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ और राइट हैंड साइड अगर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाऊँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 2 सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आपने देखा 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो फिर आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा। तो -2 tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। अब 2 tan स्क्वायर थीटा से 2 tan स्क्वायर थीटा गया, सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, 2 का अंडर रूट। तो आपने देखा सेक थीटा की वैल्यू अगर 2 का अंडर रूट है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, आपने देखा सेक थीटा 45, तो आपने देखा सेक 45 कितना होता है, √2, और कोसेक 45 भी √2, कॉस 45 होता है 1/√2। तो आपने देखा ऊपर क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 कितना, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो √2 से √2 गया, 3/1, 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, ओके। अब आपने देखा B अगर एंगल 90 डिग्री का है तो एंगल B अगर 90 डिग्री का है तो AC क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपको बोला गया कि AD और CE जो है वो मीडियन है, AD और CE जो है वो मीडियन है, A और C वर्टिसेस से बनाए हुए हैं। AC की लेंथ आपको दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और आपको AD की लेंथ दी है कितनी, √55 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि EC की लेंथ बताओ। आपको पता है एक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें मीडियन ड्रॉ किया गया कौन से 2 वर्टिसेस से, उन 2 वर्टिसेस से जिनका एंगल हमें 90 नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि एक एंगल ट्रायंगल का जो है वो 90 डिग्री होगा, तो बाकी दोनों एंगल तो 90 नहीं हुए, बाकी 2 एंगल मतलब बाकी 2 वर्टिसेस पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के नहीं है। तो उन वर्टिसेस से जो मीडियन ड्रॉ किया गया है उन दोनों मीडियन का स्क्वायर, मतलब
उन दोनों मीडियन का स्क्वायर जोड़ दो। ये इक्वल होगा किसके, मतलब इसका 4 गुना जो है वो इक्वल होगा किसके, 5 गुना या तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, या फिर 2 मीडियन के स्क्वायर का जोड़ जो है वो किसके इक्वल होगा, मतलब 2 मीडियन के स्क्वायर का जोड़ इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब हमें AC गिवन है, हमें AD गिवन है, हमें CE निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा 4, AD कितना है, √55 का स्क्वायर कर दो, CE का स्क्वायर और 5 AC की लेंथ कितनी, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100, तो 100 इंटू 5 कितना 500 बाई 4 और यहाँ पे 55 प्लस CE स्क्वायर आ जाएगा, ये इसको 125 पे काट देगा, तो CE स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 155 माइनस 55, तो इसको क्या बोलेंगे 70, तो CE की जो वैल्यू हो जाएगी वो √70 हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपको बोला है इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%, देन x% ऑफ 410 विल बी मोर देन x प्लस 20% ऑफ 210 बाई। आपसे ये पूछा, देखो आपको बोला गया कि 180 को x% डिक्रीज करना है, 100% इसकी खुद की वैल्यू x% अगर डिक्रीज कर दिया तो 100 माइनस x बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला है कि 180 को x% से डिक्रीज करना है, 180 अपने आप में 100% है, 100% में से x% गया तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x%, 100 माइनस x% को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस x बाई 100। इसी तरह 60 जो है उसको x% से इंक्रीज कर दिया, 100% खुद की वैल्यू x% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। फिर आपने देखा ये इसको 3 पे काटेगा, 100 से 100 गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि 300 माइनस 3x जो है वो 100 प्लस x के इक्वल है, मतलब 4x की जो वैल्यू है वो 300 माइनस 100 यानी कि 200 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 50, मतलब x% जो है वो 50% है। अब आपको बोला है x% ऑफ 410, तो आपको बोला है 50% ऑफ 410, ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपने देखा ये गया, ये आपके पास हो जाएगा 205। ठीक है, और देन x% ऑफ 410 विल बी मोर देन x प्लस 20%, x की वैल्यू 50 प्लस 20 अगर आपने कर दिया तो कितना हो गया 70%, 70% कितना किसका 210 का, तो आपने देखा 210 का 70% हो जाएगा आपका 147। अब आपको बताना है कि 205 जो है 147 से कितना ज़्यादा है, तो आपने देखा 205 जो है 147 से कितना ज़्यादा है, और निकालना किस पे है 147 पे इंटू 100%, तो आपने देखा ये कितना है, ये आपको 58 दिया है, तो 58 बाई 147, 58 100 बाई 147 कितना हो जाएगा आपके पास 39.455%, तो आप इसको बोल सकते हो 39.46% आप इसको बोल सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 54 डेज, अगर 15% कम हो तो 18 दिन और लगेंगे। आपने देखा कि इनिशियली आपने मान लिया क्या, आपने देखा कि पहले जो काम करने में सर्टेन बंदों को 54 दिन लग रहे थे, अब 15 बंदे अगर कम कर दे तो आपको पता है कि 18 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने देखा दोनों तरफ वर्क सेम हो रहा है, तो M1D1 इक्वल टू M2D2 हो जाएगा। आपने देखा इनिशियली कितने आदमियों ने काम किया, आपको पता है कि इनिशियली सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन ने काम किया, तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आपने क्या किया X मान लिया। तो आपने देखा कि इनिशियली आपने माना कि इनिशियली X बंदों ने काम किया। ठीक है, तो आपने देखा इनिशियली X बंदों ने काम किया, जो कि आपने सर्टेन बंदों को लेट कर लिया। डेज कितने लगे 54। अब क्या हो रहा है 15 बंदे कम हो गए, आपने माने थे इनिशियली X बंदे, 15 बंदे कम हो गए तो कितना हो गया X माइनस 15, और अब 18 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। पहले लग रहे थे 54 दिन, अब 18 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि अब कितने दिन लग रहे हैं 72। अब 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 4x माइनस 60 की जो वैल्यू है वो 3x के इक्वल है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 60 आ जाएगा। तो आपको बोला इनिशियली द नंबर ऑफ पर्सन, आपने x माना था, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 2 ब्रैकेट के अंदर ABC होना चाहिए, कांस्टेंट कहीं भी हो। पर आपको एक चीज़ और बोली थी क्या, कि आपको फिर कोफिशिएंट भी चेक करना है। आपने देखा a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर एक a स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो a का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1। ठीक है, अब आपने देखा
बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ पे बी की डायरेक्ट वैल्यू आप -2 नहीं बोल सकते, आपको क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है 2b का स्क्वायर, 25c स्क्वायर जो है ये क्या लिखा हुआ है 5c का स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2b आपको अलग करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये क्या लिखा है -1 × 2b, और आपको यहाँ पे 5c मतलब 20c में से 5c अलग करना पड़ेगा। तो आपने देखा 5c आपने अलग किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4। तो अब आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि 2b का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर। तो आपको c के लिए चेक करना पड़ेगा कि 5c का कोफिशिएंट क्या है। तो 2b का कोफिशिएंट आपका कितना आ गया -1, तो 2b की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, और 5c का कोफिशिएंट कितना 4, तो 5c का कोफिशिएंट आपने देखा तो कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आप आगे भी लिख सकते हो। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/5। आपको बोला है a की वैल्यू कितनी 1, 2b की वैल्यू कितनी -1/2, 5c कितना इतना। तो आपने देखा कि 1 - 1 कितना हो गया 0, और 4 आ जाएगा। 4 इज़ द करेक्ट आंसर, 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला x + y + z, xy + yz + zx, x³ + y³ + z³ की वैल्यू आपको पता है, आपको 2x, yz की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है ये सब चीज़ें एक फॉर्मूला के अंदर आती है, जिस फॉर्मूला को आप बोलते हो क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx। तो आपने देखा x + y + z की वैल्यू कितनी 4, x + y + z का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 3 × xy + yz + zx की वैल्यू कितनी हो गई 1, और x³ + y³ + z³ की वैल्यू कितनी 34 में से 3xyz चला गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया 4, और 4 चौक 16 में से 3 गया कितना आ गया 13, 13 चौक कितना होएगा 52। ठीक है, 52 में से आप 34 घटाओगे तो -3xyz की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी हो गई, ये आप देखते हो तो ये हो जाएगा आपका 18। तो xyz की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -18/3। आपने क्या किया, ये वाला माइनस राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। तो xyz की वैल्यू कितनी आ गई -6। आपको बताना है 2xyz की वैल्यू बताओ, तो -6 × 2 कितना होएगा -12। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं, आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके दिखने वाले हैं। मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा इसका। आपने यहाँ पे देखा कि लोग आपको क्या बताएंगे कि इसको लिखो आप 200, ठीक है, और फिर 10x + 5 लिखो, और इसको आप लिखो x × 100 30 + 5, मतलब ये सारे तरीके आपको बता रखे होंगे। 100 डिजिट यूज़ करो, 10 डिजिट यूज़ करो, ये करो वो करो। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सबको रब कर दो आप। सबसे आसान तरीका आपने देखा नहीं होगा, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको पता है एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर जो है आपको दिया हुआ है कितना 411। आपने देखा नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर है। तो आपने क्या किया, सिंपली इनका एवरेज निकाला। 333 + 2x5 + x35 + 63x + 406, नंबर कितने हैं 5 / 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 411। तो आपने देखा 335 और 406 को अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा 741 + 2x5 + x35 + 63x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 411 × 5, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा 2055। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि 2x5 + x35 + 63x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2055 में से 741 अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1314 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आप इसको ना ऐसे लिख लो 2x5 x35 और 63x ऐसे लिख लो आप। ठीक है, आपने देखा 1314 आपका आना चाहिए, मतलब आपका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 4। आपने देखा 5 और 5 10 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। आपने देखा 10 में अगर मैं 4 जोड़ दूं मतलब x की वैल्यू अगर मैं 4 लेट कर लूँ, आपने x की वैल्यू 4 रखी, तो आपने देखा 5 और 5 10 और 4 14, 1 हासिल गया 1, और x की वैल्यू कितनी 4, 1 और 4 5 और 3 8 और 3 11, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1 यहाँ
पे लिख दो आप। आपने देखा 6 और 2 8 और 1 9 और x की वैल्यू कितनी 4, 9 और 4 13, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। ठीक है, आपको x की वैल्यू 4 ही पुट करनी है। x जो है सिंगल डिजिट नंबर आपको पता है, तो x की वैल्यू आपको यूनिट डिजिट से ही पता लग जाएगी। x की वैल्यू मैं क्या रखूँ ऐसा कि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो कितना बन जाए 4। तो आपको पता है 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 4 जोड़ूंगा तो 14, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे पास 4। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ चुकी है 4। आपको बोला एवरेज बताना x - 1 x - 3 x + 3 x + 5, तो आपने देखा x - 1 4 - 1 कितना होगा 3, 4 - 3 कितना होगा 1, 4 + 3 कितना होगा 7, 4 और 5 कितना होगा 9। इसका आपको एवरेज पूछा, तो आपने देखा 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 19, सॉरी 11 और 9 20, 20/4 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 आपका एवरेज है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि पर्सन रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर। ठीक है, तो आपने देखा अपस्ट्रीम की आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम की बारी उसने 55 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में 5 घंटे में। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपकी कितनी आ गई 55/5 जो कि 11 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने देखा डाउनस्ट्रीम की बारी उसने 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 घंटे में। तो आपने देखा स्पीड आपके पास कितनी आ गई 75/3 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम की। अब आपको पता है कि अगर आपको स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर निकालना हो, अगर आपको पता है कि आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्टिल वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप स्पीड निकालते हो तो आप क्या करते हो कि अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड को ऐड करके बटे 2 कर देते हो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हो। तो आपको पता है कि ये 36/2 कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्टिल वाटर में किसकी पर्सन की। आपको बोला गया हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी में, पानी हिल नहीं रहा, पानी की कोई स्पीड नहीं है, पानी की कोई गति नहीं है, पानी मूव नहीं कर रहा, पानी खड़ा है। ठीक है, खड़े पानी में जो स्पीड है बंदे की वो कितनी 18 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है कि 96 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है खड़े पानी में। तो स्पीड ऑफ पर्सन जो है स्टिल वाटर यूज होने वाली है आपकी। तो टाइम निकालना है आपको। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना 96 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बंदे की स्टिल वाटर में 18। तो आपने देखा 18/96। तो ये आपको पता है कि ये जो है पहले तो किस पे जाएगा ये 6 पे जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 16/3, 16/3 कितना होता है 5 से ही 1/3। अब 5 से ही 1/3 घंटे लगने हैं, तो 5 घंटे और 1/3 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूँ तो 1/3 × 60 कितना हो जाएगा 20 मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड जिनकी साइड जो है वो 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर। पहले तो आपको पता है क्या, अगर आपको ट्रायंगल दिया है तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, आप सबसे पहले चेक करते हो कि भाई उसका ट्रिपलेट तो नहीं है। ट्रिपलेट नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, आपने देखा कि इसको कॉमन मल्टीपल पे काट लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 73। अब आपको पता है 48, 55 और 73 का तो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो हाइपोटेन्यूज की साइड है वो कितनी साइड है आपकी, सबसे बड़ी साइड 146 मीटर। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। आपने परपेंडिकुलर 96 मान लिया, बेस कितना होगा आपका 110 मीटर। ठीक है, तो अब एरिया निकाल लो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल टू है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग गया पहली बात तो कि हमें ट्रिपलेट क्यों फाइंड किया। सबसे पहले तो हमने ट्रिपलेट ही क्यों फाइंड किया, आपने देखा 96, 110 और 146। अगर मैं इसको एक कॉमन मल्टीपल यानी कि 2 पे अगर मैंने काटा तो मैंने देखा 48, 55 और 73 आ गया। अब 48, 55 और 73 का ट्रिपलेट होता है, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट मैंने क्यों फाइंड किया, आपको पता है कि 48, 55 और 73 को अगर ट्रिपलेट है तो इनको मैं पर नंबर को, मतलब हर नंबर को अगर इनके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं वो भी ट्रिपलेट बनेगा, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ट्रिपलेट बनेगा, हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ट्रिपलेट बनेगा। तो मैंने ट्रिपलेट क्यों फाइंड किया, मैंने ट्रिपलेट इसलिए फाइंड किया क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रायंगल होती तो मुझे हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना पड़ता। अभी मुझे पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल से एरिया निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आपने देखा, सॉरी ये तो ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए निकाला, बेस कितना है मतलब छोटी 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सीधी सी बात है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो आपने देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो कितना है 3:2। तो आपने लेंथ मान ली 3x, ब्रेड्थ मान ली आपने 2x। तो आपने देखा 3 दूनी 6,
6 जो है वो इसको कितने पे काटेगी, 16 पे काट देगी, और फिर ये इसको 8 पे काट देगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई आपके पास, 810। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो गई, 810 हो गई, ठीक है। और फिर 810 अगर आपके पास हो गई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी होगी। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, 16 इंटू 55, ठीक है। 16 इंटू 55 है तो 16 का 4 बाहर चला गया, 55 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4√55। आपको बोला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बताओ, ठीक है। ये क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी 3x, ब्रेड्थ कितना 2x, तो 3x प्लस 2x कितना 5x, 5x इंटू 2 कितना हो गया 10x। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4√55, तो 10 इंटू 4√55 आपके पास कितना आ जाएगा, 40√55। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है ए और बी दो पॉइंट है सर्कल पे, जिनका सेंटर जो है वो ओ पे है, सी जो है पॉइंट है माइनर आर्क पे ऑफ द सर्कल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो पहली बात तो आपने देखा ए और बी दो पॉइंट है जहाँ से जो है टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और वो दोनों टेंजेंट आपस में एक दूसरे को डी पे जाके मिल रही है, जो कि इस लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला कि ये जो ए और बी की, एक तो माइनर आर्क है, माइनर आर्क कौन सी, जो डिस्टेंस छोटा है, मेजर आर्क कौन सी, जो डिस्टेंस बड़ा है। माइनर आर्क पे एक पॉइंट है सी, ठीक है, माइनर आर्क पे एक पॉइंट है सी। तो आपने मान लिया कि सी कहीं यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि सेंटर जो है वो ओ पे है, ठीक है। और फिर आपको बोला है कि एंगल ADB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 डिग्री। आपको बताना है एंगल ACB कितना होगा, ठीक है। ADB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 डिग्री। आपको बताना है एंगल ACB कितना होगा, ये वाला एंगल आपको बताना है। देखो पहली बात तो आपने क्या किया, टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, सर्कल के टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है उसको आपने क्या किया, सेंटर से मिला दिया, मतलब आपने OA और OB को ड्रॉ किया जो कि रेडियस है। तो आपको पता है रेडियस जो है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये 25, तो ये कितना हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि एंगल AOB और एंगल ADB का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करें और दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल हो वो कितना है, मतलब दो टेंजेंट मीट कर रही है और एंगल कितना है, 25। तो जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं दोनों पॉइंट, उन दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अगर ये 25 है तो ये आपका 155 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं ADBO जो है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का जोड़, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। दो एंगल 180 हो गए तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ भी कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, क्या आपने देखा कि 155 डिग्री अगर ये एंगल है तो कंप्लीट एंगल होता है 360 का, 155 अगर ये वाला है तो बार वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 205 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि 205 डिग्री अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल जो है वो 205 का आधा हो जाएगा, यानी कि 102.5 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया था AB अगर कॉर्ड है, कॉर्ड जो सेंटर पे ड्रॉ कर रही है, अब सेंटर वो इस साइड देखना है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, तो ये वाला एंगल आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि ये वाला देख लेंगे 155 और ये वाला बता देंगे 205। आपको डायरेक्शन देखनी है, ये वाला एंगल भी इस साइड है, ये वाला एंगल भी इस साइड है। 155 के साथ देखोगे ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं चेक करना, आपको ये वाला एंगल ही चेक करना है। तो आपने देखा AB एक कॉर्ड है, सेंटर पे 205 बना रही है, उधर मुंह करके, तो उधर मुंह करके ही वो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, 102.5। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया 3। तो आपने देखा 3 + 2 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 5 - 3 कितना, 2/6 कितना हो गया, 1/3। तो tan थीटा जो है वो 1/√3 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में कोसेक क्या होता है, साइन जो है 30 डिग्री में 1/2 होता है, तो कोसेक उसका उल्टा होगा, 1/2 का उल्टा कितना, 2 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि A/B कितना है, 5/4। आपको बोला है B/C कितना है, 3/5। आपने देखा दोनों रेशो में कॉमन क्या है, B। अब दोनों रेशो में B कॉमन है तो B को आपको इक्वल बनाना है। B को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से। तो आपने देखा कि A का रेशो कितना हो गया, 5 × 3 15, 4 × 3 12, और यहाँ से भी B का रेशो कितना हो रहा है, 12, और यहाँ पे 20, तो 15/12/20। बहुत आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर है।
आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिविजिबल बाय 88। आपको मैंने बोला था कि जब भी आपको किसी की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले क्या करो, उसको कोप्राइम में डिवाइड कर दो। आपने इसके दो कोप्राइम फैक्टर निकाले, 11 और 8। कोप्राइम क्या होता है, जिन दोनों नंबर का HCF 1 होता है। ठीक है, तो आपने देखा 11 और 8 के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF जो है इन दोनों का 1 है। अब आपको 8 पे चेक करना है। आपने देखा 408, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट 3 डिजिट्स या लास्ट 3 नंबर्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो इस नंबर के लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 पे जाने चाहिए, तभी क्या होगा कि पूरा नंबर जो है वो 8 पे डिविजिबल होगा। तो आपने देखा कि भाई 408 भी 8 पे जाता है, 400 भी 8 पे जाता है, 416 भी 8 पे जाता है, 440 भी 8 पे जाता है। तो ये तो चारों ही 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपको 11 का चेक करना है। 11 का चेक कर लो। आपको पता है 11 का क्या होता है, सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 या 11 के इक्वल होगा। तो आपने देखा 2 और 7 9, 9 4 2 और 7 9 और 4 13, 13 और 8 कितना होगा 21, 7 6 13, 21 में से 13 गए तो कितना आएगा आपके पास 8। ये ऑप्शन गलत। अब फिर ये चेक कर लो, 2 और 7 9 और 4 13 और 7 और 6 13 0। तो 13 में से 13 गया 0, 0 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। मैंने आपको बताया था 11 के पे जानना चाहिए, के की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 11 इंटू 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया आपका। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन ना मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता क्या, जहाँ मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले जहाँ मैंने टीच किया था, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन मैंने उनको मुँह जुबानी बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 322 होगा। देखो कैसे होगा। आपको मैंने बताया था x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, a क्यूब माइनस 3a। तो a कितना है यहाँ पे 7, 7 का क्यूब माइनस 3a, तो 343 में से 21 गया तो 322 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला गया अ मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर रुपीज इतना बाय कैश पेमेंट और बाय पेइंग कैश ऑफ रुपीज 60,000 एज डाउन पेमेंट, द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 equal installments, annual installment, if shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, then the amount of each installment आपको बतानी है। देखो कैसे होगा। आपने देखा सबसे पहले तो क्या कि 79860 यानी कि 79,860 रुपये का तो मोबाइल है। 60,000 मतलब कि 60,000 आपने क्या किया वहाँ पे पे कर दिया, डाउन पेमेंट दे दी 60,000 की, और 79,860 रुपये का मोबाइल था। तो आपको लोन कितने का लेना पड़ा, 19,860, मतलब 19,860 आपके जो रह गए वो आपके लोन के पैसे रह गए कि अब आपको ये 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं, सालाना इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर साल बाद आपको इतने इतने पैसे चुकाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट निकालते कैसे हैं। देखो पहली चीज़, 3 साल का इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रेट देखना है। रेट कितना है 10%। 10% को आप फ्रैक्शन में लिख लो। आपने देखा 10% को जब आपने फ्रैक्शन में लिखा तो आपने देखा 1/10 आ गया। अब 1 क्या है आपको पता है इंटरेस्ट, 10 क्या होगा आपको पता है प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो चीज़ होती है जिस पे हम देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, न्यूमरेटर में वो चीज़ होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। बात किसकी कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका इंटरेस्ट। डिनोमिनेटर में वो चीज़ है जिस पे न्यूमरेटर निकाला जाता है। तो न्यूमरेटर निकाला किस पे जाता है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो निकाला किस पे जाता है आपको पता है, प्रिंसिपल पे निकाला जाता है इंटरेस्ट। तो नीचे जो है आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, और अमाउंट आपके पास कितनी हो गई यहाँ पे 10 + 1 यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना 11। तो आपने देखा कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहले तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है। आपने देखा प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितनी 11। अब आपको पता है कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे क्यूब कर दिया। ठीक है, 3 साल की बात हो रही है तो आपने यहाँ पे क्यूब कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसकी तो पावर घटानी है, किसकी, 10 के क्यूब की। मतलब पहले 10 के क्यूब से आपने क्या बनाना, 10 का स्क्वायर, और जो एक चीज़ रह गई, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 10 × 10 × 10। अब क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10। ये जो 10 रह गया इसकी जगह आपको 11 लिखना है। फिर आपको 10 की पावर 1 ही कर देनी है और 11 का आपको स्क्वायर कर देना है। राइट हैंड साइड में चीज़ जो है वो कॉमन रहेगी तीनों बार। ठीक है, तो आपने देखा राइट हैंड साइड, यानी कि ये क्या लिखा है 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ठीक है, 1331 जो है
वो आपके पास क्या आ गया, 11 का क्यूब। ठीक है, तो आपको जब पूछा जाएगा कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, या जब भी आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट लोन की है वो तो आप राइट हैंड मतलब मल्टीप्लिकेशन में आगे लिख देंगे। पीछे आप क्या लिखने वाले हैं, आप न्यूमरेटर में लिखेंगे सिर्फ 11 का क्यूब। आपने देखा 11 का क्यूब 3 बार है, पर आपको लिखना कितनी बार है, सिर्फ एक बार, 1331। और नीचे क्या लिखेंगे आप, जो राइट हैंड साइड में है उसको ऐड कर देंगे। एक बार तो 10 का क्यूब लिखा, एक बार लिखा 10 का स्क्वायर इंटू 11, एक बार लिखा 10 इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा 1331 और 10 का क्यूब कितना, 1000, और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इंटू 11 कितना होगा, 1100। 1100 कितना हो गया, 2100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 101 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1210। तो इसको टोटल जोड़ के आपको आ जाएगा कितना, 3310। ठीक है, 19860। ठीक है, तो आपने देखा 0 से 0 गया, और ये जो है इसको 6 पे काट देगा। तो आपने देखा कि 1331 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7986, मतलब हर साल की जो इंस्टॉलमेंट बनने वाली है आपकी वो कितनी बनेगी, 7986। कभी आपके पास क्वेश्चन अगर पूछा गया इसी सीरीज़ में या आगे भी कभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2 साल का बोलता कि 2 साल में वो इक्वल एनुअल पेमेंट करके निकाल रहा है, मतलब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट भर के निकाल रहा है किस्त, हर 2 साल जो है लोन का टाइम पीरियड है, तो उसका कैसे सॉल्व होगा। अभी 3 साल का आप समझ गए होंगे। अगर 5% रेट होता, 5% होता तो 5% को 1/20 बोलते हैं, तो अमाउंट कितनी हो जाती है आपके पास, 21। राइट हैंड साइड में करते हैं 21 का क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि 20 का क्यूब, फिर 20 का स्क्वायर इंटू 21 और 20 इंटू 21 का क्यूब कर देते हैं। मतलब ये चीज़ आपको पता है, और सॉल्व फिर ऐसे ही होना था अगर आपको ईच इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, 3 डिस्काउंट देके 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं आपको। पहली बात तो मैं अगर इसको सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से बताऊं तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका पता है इसका क्या है, आप ना कोई 2 अकाउंट, आपको एक जो डिस्काउंट है उसकी आपको वैल्यू गिवन नहीं है, 2 डिस्काउंट की गिवन वैल्यू है, तो आप जिन 2 डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है उससे क्या करो, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। मतलब आप 20% और 5% टोटल मिला के इसका डिस्काउंट निकाल लो कि 20% जो डिस्काउंट दिया और 5% जो डिस्काउंट दिया वो टोटल मिला के कितना है। तो आपको पता है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 बाई 100। तो आपने देखा 20 इंटू 5 कितना होगा, 100, 100 बाई 100 कितना, 1। तो 20 प्लस 5 25 में से 1 गया, कितना आएगा आपके पास, 24%। तो 20% और 5% डिस्काउंट मिला के टोटल डिस्काउंट कितना बन गया, 24%। तो मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि 300 जो मार्क प्राइस है उस पर एक डिस्काउंट दिया 24%, दूसरा डिस्काउंट दिया X%, तो जाके सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 177.84। तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना, 300 पे 24% छोड़ दिए, मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, उस पर 24% छोड़ दिया, तो वैल्यू बची कितनी, 76%। तो 300 इंटू 76 बाई 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी कि 100 माइनस x बाई 100, और ये जो है आपका सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा 177.84। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। आपने देखा कि 76 जो है वो इसको काट देगा, कितने पे काटेगा, 2.34, फिर इसको 3 भी काट देगा, ये 2 0 से 2 0 गई, और 3 काटेगा इसको, तो ये कितने पे काट देगा, 0.78 पे। तो आपने देखा 100 माइनस एक्स और 0.78 इंटू 100 कितना हो गया, 78। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस 78 यानी कि 22। तो 22% जो है वो तीसरा डिस्काउंट था। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था, 2015 2014 में क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर 2019 के सेट जिसने किए होंगे 2020 का पेपर देने से पहले, तो 2019 में क्वेश्चन अब पूछा गया था CHSL में। अब देख लो आपके पास 2020 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो कैसे करेंगे। आपने देखा कि शॉपकीपर ने कुछ नोटबुक्स खरीदी, किस रेट पे कि 12 जो नोटबुक्स हैं, मतलब 12 नोटबुक्स उसने 222 रुपये के हिसाब से खरीदी, और कुछ नोटबुक खरीदी, अब ये नहीं पता कितनी नोटबुक खरीदी, पर उसने हर 12 नोटबुक के 222 रुपये पे किए, और फिर इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक उसने दोबारा खरीदी, कितनी, 10 के हिसाब से 225, मतलब 225 की 10 बुक के हिसाब से 225 रुपये की 10 नोटबुक के हिसाब से उसने
दोबारा उतनी ही बुक खरीदी जितनी उसने पहले खरीदी थी। तो पहले तो आपने देखा कि इक्वल नंबर आपको बनाना है। यहाँ पे आपने देखा 12 नंबर है, यहाँ पे आपने देखा 10 नंबर है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों को इक्वल बनाओ, क्योंकि आपको पता है दोनों बार उसने इक्वल नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, नोटबुक्स, ठीक है। तो आपको पता है 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो आप इक्वल नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 60 नंबर बना सकते हो। तो आपने देखा कि 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कितना आ जाएगा आपके पास, 12 पंजे 60, और 222 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 1110। फिर आपने देखा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60, और 225 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 1350 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने देखा नोटबुक्स कितनी खरीद गई, 60 और 60 कितना, 120, और कितने में खरीदी, आपने देखा कितने में खरीदी, 2460 में खरीदी, ठीक है। मैंने क्या करा, जोड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो आपने देखा कि 120 नोटबुक जो है वो उसने कितने में खरीदी। पहले आपने देखा कि 60 नोटबुक 1110 में खरीदी, और बाकी की 60 नोटबुक उसने 1350 में खरीदी। तो टोटल कितनी खरीद ली है उसने, 120 नोटबुक कितने में, 2460 रुपये में, ठीक है। अब आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस आपको 15 नोटबुक का बताना है। सेलिंग प्राइस बताना है आपको 15 नोटबुक का, 20% अगर प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये 120 बुक का कॉस्ट प्राइस है, ये 120 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है। आपको बताना है कितना, 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस पहले पता कर लो। आपने देखा 120 नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2460। तो आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे किससे, जो आपका नंबर ऑफ नोटबुक बना सके, कितनी, 15। तो 120 को अगर मुझे 15 बनाना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। अगर आपने यहाँ भी 8 से किया तो आपको यहाँ भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 15 नोटबुक जो आपने खरीदी, मतलब 15 नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 307.5। अब 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया। प्रॉफिट आपको दिया है कि आपको 20% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, ठीक है। तो आपने देखा 120/100 ये कितना आ जाएगा, 6/5, और 307.5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, 61.5, और 61.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 369 आ जाएगा। तो 369 रुपीज़ जो है आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15 नोटबुक्स का। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला गया PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। PQRS जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर बनती है क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक फंडा होता है क्या, कि उनके आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है, 180, ठीक है। मतलब एंगल P और एंगल R का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, और एंगल S और एंगल Q का जोड़ होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो आपने देखा P जो है 4 टाइम्स ऑफ एंगल R है, ठीक है, और एंगल S जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल Q है। तो आपने देखा 4 एंगल R 5 एंगल R हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके, 180। तो एंगल R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 36 डिग्री। फिर आपको बोला है कि 4 ऑफ एंगल Q, तो एंगल Q की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। एंगल Q अगर 45 है तो एंगल S कितना हो जाएगा, 3 ऑफ एंगल Q, मतलब 135 डिग्री। तो आपको बोला क्या है, आपको बोला है सम बताओ एंगल S और एंगल R। एंगल S कितना, 135, एंगल R कितना, 36। तो इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा 171 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल कंजप्शन ऑफ कॉफी इन स्टेट D इन 2014 से 2016। तो आपने देखा 5 और 4 9 8, 389। तो 389 जो है वो कंजप्शन हो गई स्टेट डी में 2014 से 2016 के बीच में, इज लेस देन टोटल कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी इन स्टेट A, B, C और E इन 2015, ठीक है। तो आपने देखा 122 और 138 और 150 और 120 कितना हो जाएगा आपका, 270, और 270 और ये कितना, 260, दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 530 आ जाएगा। अब ये बताना 389 से 530 कितना कम है। तो आपने देखा 389 से 530 141 कम है,
किस पे पूछा है, 530 पे इंटू 100%, इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 26.60%, तो 26.7% के आसपास है, तो आप 26.7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मार्क्स इन क्लास इंटरवल 10 to 15 एंड 15 to 20, तो आपने देखा 8 और 7 15 हो गया, टू दैट ऑफ स्टूडेंट 5 से 10 और 25 से 30, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, तो 15:13 इज द करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है। आपको बोला इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2500 रुपये एंड 3000 रुपये ऑन द सेल ऑफ वन कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर पे जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो 2500 और 3000 कमाया जा रहा है, टाइप ए के कंप्यूटर और टाइप बी के कंप्यूटर रेस्पेक्टिवली। आपको बोला व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 15% कंप्यूटर ऑफ टाइप ए इन फरवरी, तो आपने देखा टाइप ए का कंप्यूटर ये है फरवरी में, तो 180 का 15%, तो 180 जो है कंप्यूटर बिके, तो 180 का 15% जो है वो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी तो आपने देखा 180 का जो है 15% आपके पास कितना हो जाएगा, 27% नहीं होगा ना, ठीक है। तो टाइप ए के जो कंप्यूटर्स बिके फरवरी में वो कितने बिके, 27, और एक कंप्यूटर पे 2500 का प्रॉफिट हुआ, तो 27 कंप्यूटर पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 27 इंटू 2500 कितना हो जाएगा, 67500, यानी कि 67,500 का। फिर आपने देखा 10% कंप्यूटर्स ऑफ टाइप बी इन जून, तो जून में कितने कंप्यूटर बिके, 450, 450 का 10% कितना होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 कंप्यूटर बिके और एक कंप्यूटर पे प्रॉफिट है 3000 का, तो 45 कंप्यूटर पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,35,000 का, ठीक है। तो आपको बोला है कि टोटल आपको प्रॉफिट बताना है, तो 1,35,000 का टाइप बी पे हो गया और टाइप ए पे कितने का होगा, 67500, तो आपने देखा 500 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 202, तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, थाउजेंड्स में पूछा है ना, तभी तो 202.5 थाउजेंड्स में आंसर आ जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप ए सोल्ड इन फरवरी, अप्रैल, जून, तो आपने देखा 520 में अगर आप 180 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 700। इसका रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप बी सोल्ड इन अप्रैल और मई, तो आपने देखा 750 हो गया, तो 700 और 750 को अगर मैं काटूँ तो 14:15 आता है, अगर मैं इसको 50 पे काट दूँ, तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन। अब शिफ्ट दूसरी शुरू हो रही है, दूसरी मतलब तीसरी, इस वीडियो की दूसरी शिफ्ट है और 16 अप्रैल की ये तीसरी शिफ्ट है। 16 अप्रैल 2021 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बोला है 2 रिस्ट वॉचेज वर सोल्ड फॉर ₹1980 ईच। 1 रिस्ट वॉच जो है वो प्रॉफिट में बिकी 10%, अदर जो है वो लॉस पे बिकी कितनी, 10%। आपको एंटायर ट्रांजैक्शन में ये बताना है कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। देखो आपने देखा प्रॉफिट कितना, आपने देखा प्रॉफिट जो है वो 10% है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, ठीक है। तो आपको पता है न्यूमरेटर में उसकी बात हो रही है जिसकी बात हो रही है, तो आपने देखा न्यूमरेटर जो है वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में वो होगा जिस पे बात हो रही है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर क्या है, प्रॉफिट निकलता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नीचे। तो आपने देखा प्रॉफिट है 10, सॉरी प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने देखा कि प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को जोड़ के, मतलब कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब हमारा सेलिंग प्राइस आता है, तो हमने देखा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, तो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से आ गया 11। क्वेश्चन में आपको कितना दिया कि दोनों जो वॉचेज हैं वो कितने की बिकी, 1980, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1980, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 180। अब ये जो एक आ गया ये प्रॉफिट आ गया, मतलब जो पहली रिस्ट वॉच जो प्रॉफिट में बिकी, तो पहली रिस्ट वॉच पे जो प्रॉफिट कमाया गया वो 180 रुपये कमाया गया।
अब दूसरी बारी क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का, 10% का। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। न्यूमिनेटर में वो होगा जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, लॉस की। और डिनोमिनेटर में वो होगा जिस पे लॉस निकलता है, निकलता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 10, लॉस कितना, 1। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लो। और दूसरी रिस्ट वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 1980 है, तो 1980 9 की वैल्यू हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 220। आपने देखा कि दूसरी वॉच पे जो लॉस हुआ है वो 220 रुपये का हुआ है, और पहली वॉच पे जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने का हुआ था, 180 का हुआ था। 220 का लॉस हो गया और 180 का प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि 180 का प्रॉफिट, 220 का लॉस। तो आपने देखा -40, माइनस मतलब लॉस, तो 40 रुपये का लॉस हुआ है एंटायर ट्रांजेक्शन में। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है और बनाया हुआ है, बस नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाला क्वेश्चन है। आपको बोला इन अ फैक्ट्री आउटलेट ऑफ अ फुटवेयर कंपनी एवरी आइटम इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हर आइटम जो है 10% पे अवेलेबल है डिस्काउंट पे। चारू ने एक फुटवेयर सेलेक्ट किया जिसका मार्क प्राइस जो था 900 था। जब वो बिल पे करने लगी तब पता चला कि फुटवेयर जो है वो डैमेज है, जिसकी वजह से उसको अनदर डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट मिल गया। कितने का, 10% का। आपको बोला है हाउ मच डिड शी पे फॉर द फुटवेयर, उसने कितना फुटवेयर के लिए पे किया। मतलब वो कुछ नहीं कह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि भैया मार्क प्राइस तो 900 है और उस पे उसको 2 बार डिस्काउंट मिला है। कितने कितने का, 10% का, उसको 2 बार डिस्काउंट मिल गया। तो 900 पहले 10% की छूट मिली, 100% खुद की वैल्यू, 10% की छूट मिल गई, तो वैल्यू रह कितनी गई, 90%। अब जो वैल्यू हो गई इसकी खुद की वैल्यू 100%, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी खुद की वैल्यू 100%, 10%, अब इस पर भी छूट मिल गई तो वैल्यू कितनी रहेगी, 90%। अब 2 0 4 0 तो ऐसी कट गई। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 4.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑफ रेडियस इतना। आपको लेंथ ऑफ वायर बतानी है। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता है कि वायर जो है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, वायर जो है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, वायर जो है वो ऐसी होती है कुछ। तो आप देख सकते हो कि ये तो वायर की लेंथ हो गई और ये जो है ये गोल है आगे से, ठीक है, ये गोल है। तो ये जो है वायर की, मतलब वायर का जो बेस हो गया वो सर्कुलर बेस होता है वायर का, और लेंथ भी है। तो आपको पता चल गया कि वायर की जो ना फिगर होती है वो सिलेंड्रिकल फिगर होती है, मतलब वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फिगर के अंदर होता है, ठीक है। और यही ये जो सर्कल है ना, इसी की रेडियस आपको दी हुई है कितनी, 2 mm। तो आपने देखा कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और सॉलिड मेटेलिक क्यूब को वायर की फॉर्म में रिकास्ट किया गया है या उसकी फॉर्म चेंज की गई है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप फॉर्म चेंज करो, मतलब एक फिगर से दूसरी फिगर में ढालो किसी को, तो उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो आपने देखा क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब की, तो आपने देखा साइड कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। अब 2 mm की जो है वो रेडियस है, ठीक है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 mm होते हैं, तो 1 mm में क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो 2 mm में क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 mm को मैं 0.2 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ क्योंकि लेंथ भी हमको सेंटीमीटर में पूछी है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर कितना, 0.2 का स्क्वायर, और आपको लेंथ पूछी है, लेंथ निकाल लो या हाइट सिलेंड्रिकल की बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपने देखा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आपने देखा ये लिखा है कितना, 4.4 इंटू 4.4 इंटू 4.4, और पाई नीचे आ गया 22/7, तो 7 ऊपर लिख दो, और 0.2 इंटू 0.2 लिख दो। अब आपने देखा यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, ठीक है, तो ये 2 से पॉइंट हटा दो पहले तो। और फिर आपने देखा कि 22 दूनी 44 होता है और 2 जो है 22 पे जा रहा है। तो आपने देखा कि लेंथ ऑफ वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 22 इंटू 4.4। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 22 इंटू 4.4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 677.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है,
अब ये आ गया 72 पे डिविजिबल, आपको पता है 72 को प्राइम में चेंज करना है, 9 और 8, और 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। पहले भी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ 84 स्टूडेंट, ये भी देखो पहले हो चुका है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में था, पता नहीं पिछली से पिछली वीडियो में था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि इस 84 स्टूडेंट्स का अगर वो डाटा ना भी देता, मतलब ये 84 ना भी लिखता वो, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और ये भी पहले हो चुका है, तो ये भी आप खुद से कर लेना। और पहले क्या, मैं ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, CHSL 19 में भी आए थे क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है। आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3:1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ इतना इज इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2940। प्रिंसिपल कितना है, P मान लो, रेट 10, टाइम कितना, 3 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है। तो आपने देखा ये इसको 10 पे काटेगा और 7 जो है वो कितने में जाएगा, 420। तो 420 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 8400। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया, 8400 आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, ठीक है। अब आपको बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल, फॉर 1:1/2 ईयर्स एट द सेम रेट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या, हाफ ईयर मतलब 6 महीने। तो आपको बोला है कि भाई 1 साल मतलब 1.5 साल का आपको बोला है, तो 1.5 साल होता कितना है, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने मैंने 12 महीने प्लस 6 महीने कितना, 18 महीने। तो आपको बोला है कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके आपको 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब आपको पता है रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो रेट अगर पूरे साल, पर एनम मतलब पूरे साल का 10% है, तो 6 महीने यानी कि आधे साल का कितना हो जाएगा रेट, 5%। अब प्रिंसिपल है 8400, रेट है 5%, तो आपको बताना है कि अब 6 महीने करके 3 बार कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। पहले तो देखा आपने 8400 का 5% कितना होगा, आपको पता है 8400 का 5% कितना होता है, 1/20। तो 0 से 0 गया, कितने में गया, 420। तो 420 आएगा पहले 6 महीने का। तो और ये लाइन तो सिमिलर ही होती है, सबको पता है। फिर 420 का जो 5% है वो कितना हो जाएगा, सबको पता है, ये 21 हो जाएगा। 420 का जो 5% मैंने 1/20, तो 420 का 5% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 एक 21, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। और आया कैसे, अगर कोई पूछे तो भाई वो कुछ नहीं, वो 420 और 420 840 का 5% निकाला, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 42। अब ये 21 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 21 इंटू 5/100, तो ये कितना हो गया, 105/100 कितना, 1.05। अब इसको जोड़ दो, तो आपने देखा ये कितना हो गया, 1260, ये कितना हो गया 63, और ये कितना 1.05। तो यहाँ पे 0.05423, 1324.05, जिसको आप 1324 बोल सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 साल का। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो पहले हो चुका है, आपको पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 20/21। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 20, बेस की वैल्यू कितनी, 21, 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास, 29 हो गया। अब 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने देखा कि 29 एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 29 एलसीएम ले लिया, तो 29 माइनस 20 प्लस 21, 29 है, 29 गया पहले, तो 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 21 माइनस 1, 29 माइनस 1 कितना, 28। और 29 में से 20 गए 9 और 21 कितना, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 14/15, 14:15 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आपको पता है क्या करना है, आपको पहले तो आपको पता है x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। तो आपको xy पता करना है। xy आप कैसे पता करोगे, इस टर्म का मतलब इस वैल्यू का दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। तो ये जो इक्वेशन है इसका दोनों साइड स्क्वायर करके क्या है, x² प्लस y² माइनस 2xy की वैल्यू कितनी है, 25। तो x² प्लस y² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 45। अब 45 में से 25 गया
तो आपको पता है कितना आ जाएगा 2xy के इक्वल 45 में से 25 गया तो 20 आ जाएगा, और xy की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10। तो x माइनस वाई कितना 5, अंदर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो आपने देखा 5 और 25 प्लस 30 कितना होगा 55, 55 इंटू 5 कितना होता है 275। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मतलब कॉस 40 डिग्री जो होगा वो क्या होगा साइन 90 माइनस 40, मतलब साइन 50 के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह कॉस 30 जो होगा वो साइन 90 माइनस 30 यानी कि साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो क्या कि cos 30 मतलब साइन 60, साइन 60 का स्क्वायर, cos 40 मतलब साइन 50 इसका स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर 50, फिर cos स्क्वायर 60। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये वाला क्वेश्चन है, करो। आपने देखा कि 3 सही 2/3 लिखा है, तो 3 × 9 = 11, 11 इंटू 3/4, और यहाँ पे आपने देखा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 गया, कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद आपने इसको देखा तो 1/4 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/6 हो जाएगा, और इधर कितना लिखा है 3/2, ये क्या लिखा है 3/2। तो आपने देखा 11/4 में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो आपने देखा 4 और 3 का एलसीएम 12, 33 में से 4 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। मतलब 29/12 डिवाइड बाय 1/6, तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो प्लस 3/2 कर दो, तो हमने देखा गया 2 पे 29/2 प्लस 3/2 कितना होगा 32/2, जो कि आपका 16 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया है कि A इज़ 28% लेस देन दैट ऑफ B, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने अगर B को 100 मान लिया, B को अगर आपने 100 मान लिया तो A जो है वो 28% कम है B से। तो आपने देखा B की खुद की वैल्यू 100%, जिसमें से क्या हुआ 28% कम हो गया, तो वैल्यू कितनी रह गई 72%। तो 100 का 72% आपके पास कितना आ जाएगा 72। और C जो है वो 25% कम है किससे A और B के सम से। तो आपने देखा A और B का सम जो है वो कितना आ गया 72 में 100 जोड़ा कितना 172, 172 से 25% कम है। अब 172 की खुद की वैल्यू कितनी है 100%, इसमें से 25% कम हो गया तो कितना बचा 75%। 75% को आप लिख सकते हो 3/4। अब 4 जो है 172 को कितने पे काटेगा 4 जो है 172 को कितने पे काटेगा 43 पे। तो आपने देखा कि 43 दूनी 86 सही है, तो 43 को अगर मैं देखूँ 9 12 तो 129 आ जाएगा। मतलब C की जो वैल्यू है वो 129 आ गई। आपको बोला देन बाय व्हाट परसेंटेज विल बी C मोर देन दैट ऑफ A। तो आपने देखा C जो है A से कितना ज़्यादा है, आपने देखा 129 में से 72 गए और पूछा किस पे है A पे, इंटू 100%, तो 57/72 इंटू 100%, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 79.16%, यानी कि 79.2% आप बोल सकते हो, ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको बोला है AP इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, P जो है एक पॉइंट है, ठीक है। और आपको बोला एंगल APB की जो वैल्यू है, देखो पहली बात तो ना एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या, कि आपको जो है ये P जो पॉइंट है ये लोकेट कहाँ पे करना है। पहले तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि ये माइनर आर्क पे लोकेट होगा या ये मेजर आर्क पे लोकेट होगा। मतलब AB की मेजर आर्क कौन सी है ये वाली, माइनर कौन सी है ये वाली। आपको ये पता करना है पहले तो कि P जो पॉइंट है वो आएगा कहाँ पे, मेजर आर्क पे आएगा कि माइनर आर्क पे आएगा। देखो ध्यान रखना हमेशा जब भी 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा, ये तो 90 से बड़ा है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री से एंगल छोटा होगा तो ये तो आएगा आपका किस पे, मेजर आर्क पे। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ध्यान रखना हमेशा माइनर आर्क पे आएगा। देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कैसे। आपने क्या किया, आपने पॉइंट को मिला दिया और फिर आपको पता है कि सेंटर पे जितना एंगल बनता है ना वो डबल बनता है सर्कमफ्रेंस के एंगल से, अगर AB एक कॉर्ड है। ठीक है,
देखो अगर मैं 90 से बड़ा एंगल बना दूं, मान लो मैंने बना दिया एंगल 92 डिग्री, अगर ये 92 डिग्री हो गया तो आपको पता है यहाँ पे 2 गुना बनेगा 184। ट्रायंगल अगर मैं ओ ए बी की बात करूं, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल जो है 184 का कैसे हो सकता है? आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ जब 180 डिग्री होता है तो एक एंगल कैसे 184 हो सकता है? तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि ए बी अगर कोई कॉर्ड है तो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो वो तो माइनर आर्क पे बनेगा, 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो मेजर आर्क पे बन जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? हमें भी किसी ने नहीं बताई थी ये चीज़ें, ये खुद के अजम्पशन से ही चीज़ें सेल्फ कैलकुलेट कर करके ही चीज़ें आई हैं, तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो आपने देख लिया कि P जो पॉइंट है वो माइनर आर्क पे होगा, तो आपने P को लोकेट कर दिया यहाँ पे। तो आपको बोला है एंगल ए पी भी कितना है 112 डिग्री। आपको बोला है कि एंगल ओ ए बी बताओ, मतलब ये वाला एंगल आपको पूछा है। देखो पहली बात तो एक चीज़ आपको पता है कि P ए और यहाँ पे आप C बोल दो, तो P A C B जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है 180। अब एंगल C जो है एंगल P के जोड़ के साथ 180 डिग्री बन जाएगा, तो एंगल P की वैल्यू अगर 112 है तो एंगल C कितना हो जाएगा आपके पास 68 डिग्री, ठीक है? अगर ये 68 हो गया तो ए बी अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है सेंटर पे उससे 2 गुना बना देगी, तो 68 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 136 डिग्री, ठीक है? और आपको पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं तो ओ ए इक्वल टू ए बी, तो एंगल ओ ए बी जो होगा वो एंगल ओ बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो उन दोनों के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपने देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 में से एक एंगल जो है वो 136 का हो गया, तो आपके पास बचे हुए एंगल का जोड़ कितना रह गया 44, ठीक है? 44 ही होगा ना। सिक्सटी एट इंटू टू 136 में से 7 में से 3 में 4, ठीक है? तो बचे तो हुए दोनों एंगल का जोड़ कितना हुआ 44, और दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो 22 के हो जाएंगे दोनों, 44 का भी आधा कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है पर दिमाग खा सकता है लोगों को। एक क्वेश्चन आपको बोला इफ अ पर्सन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, ही कवर्स 2/3 ऑफ हिज जर्नी, मतलब 2/3 जो डिस्टेंस है वो 5/6 टाइम में वो कवर कर लेता है। आपने मान लिया कि आपने देखा टाइम कितना है, टाइम जो है 5/6 है ना, तो आपने मान लिया कि जो टोटल टाइम है ना, आपने क्या किया टोटल टाइम आपने लेट कर लिया, लेट टोटल टाइम इक्वल टू 6 आवर, ठीक है? स्पीड आपको गिवन है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपने लेट कर लिया, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। आपने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 48, टाइम कितना लग रहा है 6, तो आपने देखा कि डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 288 डिस्टेंस आ गया। आपको बोला है कि 2/3 जो है 2/3 जो है वो कवर कर चुका है, ठीक है? आपको बोला है व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, 2/3 उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो डिस्टेंस अब बचा कितना? आपको पता है टोटल वैल्यू होती है फ्रैक्शन के हिसाब से, एक में से 2/3 गया तो बचा कितना 1/3, तो अब उसको 288 का 1/3 डिस्टेंस जो है कवर करना है, तो उसको कितनी स्पीड चाहिए? स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 288 का 1/3, टाइम कितना लगेगा? आपने देखा 5/6 टाइम तो वो पहले ही ट्रैवल कर चुका है, टोटल टाइम आपने 6 घंटे मान लिया, 5/6 वो पहले ही ट्रैवल कर गया, मतलब 5 घंटे वो पहले ही ट्रैवल कर गया, तो अब उसको कितने घंटे ट्रैवल करना है 1 घंटे। तो आपने देखा 288/3 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, तो 96 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो, ठीक है? 4 ईयर्स एगो जो रेशो है ए और बी की एज का वो कितना है 4:5, और अभी से 8 साल बाद, मतलब 4 साल पहले का रेशो दिया और 8 साल बाद का रेशो दिया है, कितना 11:13। तो
आपने देखा कि यहाँ पे टाइम गैप है कितना, मतलब ईयर का जो गैप है या ड्यूरेशन का जो गैप है वो है कितना। आपने देखा प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट के 8 साल बाद की बात हो रही है, तो टोटल कितने साल का गैप है? आपने देखा 12 साल का गैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा ए के भी 12 साल बाद की बात हो रही है, बी के भी 12 साल बाद की बात हो रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए का भी गैप 12 साल का है और बी का भी गैप 12 साल का है, पर रेशो के हिसाब से जो गैप है वो कितना है? आपने देखा 4 और 11 का गैप कितना हो जाएगा? 7, 5 और 13 का गैप कितना हो जाएगा? 8। मतलब ए और बी का गैप इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो रेशो का गैप, ये अनइक्वल गैप है, इसको पहले बात तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे आप बनाएंगे? आपने देखा 11 और 13 का डिफरेंस कितना? 2। 4 और 5 का डिफरेंस कितना? 1। ऊपर वाला डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा 8:10 आ गया आपका और 11:13। आपने यहाँ से देखा कि अब देखो गैप चेक कर लो। आपने देखा 10 और 3 का गैप कितना? 10 और 13 का गैप कितना? 3। 8 और 11 का गैप कितना? 3। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पे देखा कि मैं ना एक इक्वल गैप बना देता हूँ। मतलब आपने देखा 12 साल का गैप है ना, और आपको बोला है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो आपको पता है कि मैं 4-4 साल के गैप बना सकता हूँ। मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है, फिर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, फिर मैं 4 साल बाद की बात करूँ, ठीक है, प्रेजेंट एज की, ठीक है, और 4 ईयर एगो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप रेशो में सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि आप 4 साल पहले की एज निकालोगे, उसके बाद आप प्रेजेंट एज निकालोगे, फिर रेशो निकालोगे। आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, इक्वल गैप में डिवाइड कर दिया। आपने देखा यहाँ भी 4 साल का गैप, यहाँ भी 4 साल का गैप और यहाँ भी 4 साल का गैप। फिर आपने देखा इसके बीच में है कितने, मतलब पहले और लास्ट के बीच में है कितने लाइन? 2 लाइन है। तो आप क्या करो, आप देख लो कि यहाँ पे लाइन कितनी आनी है। मतलब 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 4 साल पहले जो रेशो था एज का वो कितना था? 8:10। अभी कितना हो जाएगा? 9:11। अगर आपको बोलता कि 4 साल बाद रेशो जो है वो कितना हो जाएगा? 10:12 आप बोल देते, जो कि 5:6 हो जाता, और आपको 8 साल बाद का तो पता ही है 11:13। तो आप सीधा भी निकाल सकते थे क्या, कि आप देखते कि प्रेजेंट एज का रेशो जो है वो कैसे निकाल सकते हो। आप क्या करो, 4 साल के 12 साल है ना, तो 4 साल के गैप देख लो आप। 4 साल के गैप देखने के बाद आप देखोगे कि 8 से 11 मतलब 3 बढ़ रहा है, तो 9 और 10 बीच में आ गया। 10 से 13 2 बढ़ रहा है, वो 3 बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो 11 और 12 बीच में आ गया। और फिर आपने देखा कि प्रेजेंट एज जो है वो आपकी 9:11 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B एंड D इज अ पॉइंट ऑन AC। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल है B पे, और D जो पॉइंट है वो AC पे है। अगर मैं BD को मिला दूं, तो BD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। ओके, आपको बोला है BD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, AD की आपको लेंथ बोली है 3 सेंटीमीटर, आपको AC बताना। देखो पहली बात तो अगर आपको BD पता है और आपको AD पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? CD निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आपको BD पता है और आपको AD पता है तो आप CD निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है जब भी ऐसी ट्रायंगल हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल वाले वर्टिसेस से हम सामने वाली मतलब हाइपोटेन्यूज पे जब एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो फॉर्मूले बनते हैं क्या? BD का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? CD इंटू AD के। तो BD कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो जाएगा। AD कितना आपके पास? 3 है, तो CD की जो वैल्यू है 6 तो नहीं, कितना हो जाएगा आपके पास? 12 सेंटीमीटर। तो CD की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको बोला है AC की लेंथ बताओ। AC क्या होगा? AD प्लस CD। AD है 3, CD है 12, तो AC कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, अब फिर आपको बता देता हूँ कि 3 वेरिएबल दे दिए, 2 इक्वेशन दे दिए आपको। यहाँ तो 3 वेरिएबल अगर उसने देने हैं तो आप उसको 3 इक्वेशन दे वो आपको। तो उसने क्या किया, 3 तो वेरिएबल दे दिए, 2 इक्वेशन दे दी, तो 1 वेरिएबल फालतू हो गया, क्योंकि 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 2 वेरिएबल अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम 2 इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल हम 2 इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमको 3 इक्वेशन चाहिए उसके लिए। तो आप क्या करो, एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, तो आपने देखा a³ प्लस b³ c³ भी 0 हो जाएगा, 3abc भी 0 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू जो है वो 0 पुट करी। a³ प्लस b³ की वैल्यू कितनी? 250। a प्लस b की वैल्यू कितनी? 10। आपको बोला है क्या कि ये बताओ। आपने देखा bc भी 0 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, ca भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/5 इंटू ab। ठीक है,
तो करो सॉल्व। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो इसकी वैल्यू होती है 10, इसने तो काट दिया इसको 25 पे, और 10 का स्क्वायर 100 में से 25 गया तो 3ab, तो 100 में से 25 गया 75 बाई 3 कितना हो जाएगा आपका, ए बी की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। और आपको बोला है 1/5 बताना है ए बी का, ए बी कितना 25, उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं न्यूमिनेटर में लिखूँ 8 × 8 × 8 प्लस 6 × 6 × 6 लिख दूँ, और डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूँ 8 × 8 प्लस 6 × 6 माइनस 8 × 6। फिर आपने देखा कि अगर मुझे 8 × 8 × 8 लिखना है तो आपने देखा कितने पॉइंट हैं, 3। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपने देखा 3 0 आप नीचे लिख दो, और यहाँ पे आपने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे, तो ऊपर 4 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा 3 0 तो ऐसी चली गई। फिर आपने देखा कि अगर मैं 8 को a मान लूँ और b को मैं 6 मान लूँ, तो न्यूमिनेटर में क्या लिखा है a³ + b³, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है a² + b² माइनस ab। ठीक है, a³ + b³ क्या होता है, a + b, a² + b² माइनस ab। तो आपने देखा a² + b² माइनस ab से a² + b² माइनस ab, क्या बचा, क्या a + b बने 8 + 6 बचा, और 1 10 बचा हुआ है। तो 8 और 6 14, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 140। आपको बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं। ठीक है, आपको बोला है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कि टेंजेंट हो स्मॉलर सर्कल पे, मतलब बड़े सर्कल की तो क्या हो, कॉर्ड हो, और छोटे सर्कल की टेंजेंट हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। ठीक है, वो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी जो कि बड़े सर्कल की तो कॉर्ड होगी, छोटे सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो आपने देखा कि आपको बताना है इस कॉर्ड की लेंथ क्या है, आपको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो आपने देखा कि ये कितनी आ जाएगी, मतलब जो छोटे सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 6, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 15। और आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है छोटे वाले सर्कल के लिए, तो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो आपने देखा है 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 में अगर मैं 36 निकाल दूँ, 225 में से अगर मैं 36 निकाल दूँ तो मेरी वैल्यू क्या बचनी है 189, और 189 में से अगर मैं देखूं तो 189 के फैक्टर क्या होंगे, 9√21, तो ये कितना हो गया 3√21। तो इतनी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई आपकी 3√21। अब आपने देखा कि बड़े वाले सर्कल की बात करो, छोटे को भूल जाओ। आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला हुआ है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगा वो। तो आपने देखा कि अगर वो 3√21 तो ये भी 3√21 हो जाएगा। 3√21 और 3√21 कितना हो जाएगा 6√21। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ए बी सी जब इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग काम करते हैं, तो ए जो है 4 दिन में काम कर देगा उसी काम को बी 6 दिन में, और सी कितने टाइम में कर देगा 12 दिन में। आपको पता है टोटल टाइम जब पता लग गया है बी सी का, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 4 6 12 का एलसीएम कितना 12। 1 डे वर्क ऑफ ए कितना 12/4 3, 12/6 2, 12/12 1। तो आपने देखा एक दिन में ए जो है 3 काम कर देगा, बी जो है 2 काम कर देगा, सी जो है 1 काम कर देगा। तो ए बी सी अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक ए करता है 3, बी करता है 2, सी करता है 1। तो ए बी सी अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में 6 काम कर देंगे। एक दिन में 6 काम कर देंगे तो 12 काम करने के लिए उनको कितने दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए भाई। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि sec थीटा लिखा है tan थीटा, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे पता होनी चाहिए, आपने देखा k² और 1/k², मतलब यहाँ पे भी 1/k और यहाँ पे k। तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर जब कर रहा है, वो स्क्वायर कर रहा है मतलब वो tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा बनाएगा, और इसकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने देखा 5/k का होल स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपने देखा 25/k² माइनस 25k² इक्वल टू 1। तो 25 को अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या गया 1/k² माइनस k² इक्वल टू 1।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस 1/k² जो है वो क्या हो जाएगा, -1/25। आपको इसका 10 गुना बताना है, तो 10 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी कर देना, तो -2/5 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इतना। तो आपने मान लिया कि एक जो साइड है वो 3x है, दूसरी साइड आपने 4x मान ली, तीसरी साइड आपने 5x मान ली, ठीक है। उसके बाद बोला अमंग 3 साइड्स द डिफरेंस बिटवीन लार्जर साइड एंड स्मॉलर साइड इज इतना, और आपको बोला एरिया बताना है। पहली बात तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का अगर ट्रिपलेट है तो मतलब ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बड़ी साइड जो होगी वो ना तो बेस होती ना हाइट होती, क्यों, क्योंकि बड़ी साइड जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपने देखा कि ये जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 6x²। तो एरिया जो है वो आपके पास कितना आ गया, 6x², और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने देखा लार्जर साइड क्या 5x, स्मॉलर साइड क्या 3x, तो 5x माइनस 3x जो है उसकी आपको वैल्यू दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। तो 2x की वैल्यू 3.6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6/2, जो कि कितना हो जाएगा आपका 1.8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा 6 इंटू 1.8 का स्क्वायर, 1.8 इंटू 1.8 कितना होता है 3.24, और 3.24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से तो ये कितना आ जाएगा 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया है ट्राइंगल का। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट शुड हैव बीन द सेल्स टर्नओवर इन कंपनी of company C in 2015 and 2016 to have shown the same increase in its sales over 2014 से 2015 as shown by the sales of company सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी ई। आपने देखा कंपनी ई ने 2014 से 2015 और 2015 से 2016 में कितना इंक्रीज किया। आपने देखा 2014 से 2015 और 2015 से 2016 में कितना इंक्रीज हुआ, तो 1290 में से 1080 गया, तो आपने देखा 110 करोड़ का इंक्रीज हुआ कंपनी ई का पहले साल की ड्यूरेशन से दूसरे साल की ड्यूरेशन में। तो आपको बोला है कि कंपनी सी में भी इतना ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, इतना ही सेल्स टर्नओवर इंक्रीज होना चाहिए। तो आपने देखा 2014 से 2015 में कितना सेल है कंपनी सी का 850, इंक्रीमेंट कितने का करना है 110। तो आपने देखा कि 290 में से 80 210 आएगा ना, तो यहाँ पे आपने 210 ऐड कर दिया। तो आपने देखा 850 में 210 जब मैं ऐड करूँगा तो आप बोलोगे कि 1060, मतलब 2014 से 2015 में जो कंपनी सी का सेल टर्नओवर है वो कितना है 850। इंक्रीमेंट चाहिए उसे कंपनी ई वाला। कंपनी ई ने कितना इंक्रीमेंट किया था 210 का, तो 850 में 210 का इंक्रीमेंट किया तो 1060, यानी कि सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2015 से 2016 में कंपनी का सेल टर्नओवर जो है वो 1060 होना चाहिए करोड़। आपको बोला था नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ 800 आवर और मोर बट लेस देन 1000 आवर। तो आपने देखा 800 से 1000 के बीच में कितने हैं 150 नियॉन लैंप्स हैं। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ 700 आवर्स और लेस। तो 700 से कम, तो आपने देखा 75 और 45 120 में 60 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 180। तो 150 पे 180 का परसेंटेज पूछा है, 5/6 तो 500/6 कितना हो जाएगा 83.33 या 83:1/3%, तो 83.33% जो है आपका आंसर आ जाएगा। आपको बोला इफ द चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 15 ईयर्स गॉट कंसेशन, मतलब 15 साल से कम की जिनकी एज है उनको जो है कंसेशन मिला है। तो आपको बोला देन हाउ मेनी पर्सन गॉट द कंसेशन, कितने बंदों को कंसेशन मिला। तो आपने देखा 15 साल से कम के हैं कितने बंदे, 6 और 7 13 और 2 15, मतलब इन 15 बंदों को कंसेशन मिला होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द इम्पोर्ट इन 2018। आपने देखा इम्पोर्ट इन 2018 कितना है, इम्पोर्ट क्या है ये, तो इम्पोर्ट जो है 2018 में कितना है 450। इज़ द एवरेज एक्सपोर्ट, तो 2013 में 240, 2015 में 360, दोनों को जोड़ूंगा तो 600 आ जाएगा, और 600 में 420 जोड़ूं तो कितना आएगा मेरा 1020। तो 1020 तो टोटल एक्सपोर्ट हो गया, 1020 तो टोटल एक्सपोर्ट हो गया आपका 2013, 2015 और 2017 का। आपको एवरेज एक्सपोर्ट बताना है, तो 3 साल है तो डिवाइड कर दो 3 से, तो आपने देखा 340 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द इम्पोर्ट इन 2018, मतलब 2018 में जो इम्पोर्ट हुआ है कितना हुआ है 450। 450 का कितना परसेंट है जो एवरेज एक्सपोर्ट है, तो
तो आपने देखा 450 का कितना परसेंट है, 340, तो 340 न्यूमिनेटर में, 450 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपने देखा कि 3400/45, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको 5 पे 9 और ये 20, तो ये कितना हो गया 680/9। तो ये पहले तो जाएगा 7 9 जो 63 और फिर 50 40 75.55% आ जाएगा। तो 75.6% जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, हेल्प मिल जाएगी उसको, तैयारी में भला हो जाएगा। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना, और किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मेंशन है। ठीक है भाई, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, तैयारी कैसे की जाती है, अगर कोई भी पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।